नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुजाता चौहान। आप सभी का आज की मनोविज्ञान विषय की क्लास में स्वागत। आज का टॉपिक है शिज़ोफ्रेनिया या मनोविकलता। आज की क्लास में हम जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे शिज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत वे हैं टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, डायमेंशंस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड इटियोलॉजी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। इन 3 टॉपिक्स पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। मनोविकलता के बारे में या शिज़ोफ्रेनिया के बारे में अभी तक हमने क्या जाना। पिछले 2 वीडियोज़ जो शिज़ोफ्रेनिया से या मनोविकलता से ही संबंधित हैं, उनमें हमने जाना कि मनोविकलता का अर्थ क्या है, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के विषय में हमने जाना, मनोविकलता का क्रम या उसकी व्यापकता किस प्रकार से है, मनोविकलता के नैदानिक लक्षण क्या हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, निदान या डायग्नोसिस के विषय में जाना और इसके प्रकारों के संदर्भ में हमने पिछले वीडियोज़ में चर्चा की थी। आज मनोविकलता के प्रकारों के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मनोविकलता के प्रकारों के विषय में बात की थी, प्रकारों के विषय में जाना था, लेकिन वहाँ संक्षिप्त चर्चा की थी। आज हम मनोविकलता के प्रकारों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि मनोविकलता को कितने प्रकारों में या बांटा जा सकता है। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि मनोविकलता को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। इन पांचों का विस्तार से वर्णन करने से पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविकलता एक विषम रूपी या हेट्रोजेनस मानसिक विकृति है। मनोविकलता के कुछ रोगियों में विभ्रम या जिनकी हमने पिछले टर्म पर चर्चा की थी, हेलुसिनेशंस तथा व्यामोह या डिलूजन्स अधिक होता है, परंतु बातचीत में वे संगत दिखते हैं। उसी तरह से मनोविकलता के कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जिनकी चिंतन प्रक्रिया काफ़ी विघटित होती है, परंतु सचमुच में उनमें कोई क्रमबद्ध व्यामोह के लक्षण देखने में नहीं आते हैं। क्रेपलिन ने 1896 में 1896 में ऐसे संदर्भ को देखते हुए मनोविकलता के 3 प्रकारों का वर्णन किया था। वे कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला है हेविफ्रेनिक, दूसरा कैटेटोनिक और तीसरा व्यामोही मनोविकलता। इन्हें हम क्रमशः कह सकते हैं हेवोफ्रेनिक, कैटेटोनिक एंड पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिया। DSM-4 TR के विशेषज्ञों ने क्रेपलिन के इस प्रकार को व्यापक एवं वैज्ञानिक बतलाते हुए उसे अपने वर्गीकरण में शामिल किया है। DSM-4 के अनुसार मनोविकलता के 5 मुख्य प्रकार हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है विघटित मनोविकलता या डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया, दूसरा कैटेटोनिक मनोविकलता, तीसरा व्यामोही या पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिया, फोर्थ मिश्रित मनोविकलता या अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया और इसका जो 5वां प्रकार है वो है अवशिष्ट मनोविकलता या रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया। अब इनके विषय में हम एक एक कर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं विघटित मनोविकलता को। विघटित मनोविकलता से तात्पर्य क्या है? क्रेपलिन द्वारा प्रस्तावित हेविफ्रेनिक मनोविकलता को DSM-4 TR में विघटित मनोविकलता कहा गया है।
क्रेपलिन ने जिसे हेविफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया नाम दिया था, उसी को DSM-4 TR में विघटित मनोविकलता या डिसऑर्गेनाइज शिजोफ्रेनिया नाम दिया गया है। मनोविकलता के इस प्रकार का मुख्य लक्षण कन्फ्यूजन, इनकोहेरेंस या असंगतता तथा कुंठित प्रभाव आदि हैं। इस प्रकार में विभ्रम तथा व्यामोह, विशेषकर रोगभ्रमी, धार्मिक तथा दंडात्मक काफ़ी होते हैं। व्यक्ति व्यामोह की चर्चा करता है, शिकायत करता है, और इसमें अधिकतर जो हैं वो रोग से संबंधित होते हैं और धार्मिक होते हैं तथा दंड से संबंधित होते हैं। ये घटिया ढंग से संगठित होते हैं। रोगी में अपने शरीर से संबंधित विचित्र विचार, विशेषकर शारीरिक ह्रास या बॉडीली डिटोरिएशन से संबंधित विचार काफ़ी आते हैं। इस तरह के रोगियों में औपचारिक चिंतन जैसे शुद्धता एवं प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित समस्याएं इतनी प्रबल होती हैं, इतनी तीव्र होती हैं कि उनका सामान्य जो बोलचाल है या कम्युनिकेशन है या संचार है वो प्रभावित हो जाता है, और फिर उनमें सामाजिक अलगाव जैसे व्यवहार और मजबूत हो जाते हैं। वो समाज से अलग अपने आप को महसूस करते हैं। इस तरह के रोगियों का जो व्यवहार है वो अधिक मूर्खतापूर्ण दिखाई देता है। क्रेपलिन ने पहले हेविफ्रेनिक कहा था इस प्रकार की बीमारी को, जो कि ग्रीव से संबंधित हैं और एक ऐसे ग्रीक देवता के नाम पर आधारित है जो अन्य देवताओं को हंसाने के लिए हमेशा एक जोकर के रूप में कार्य करते थे। उनके नाम पर इसको हेविफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया नाम दिया। तो हेविफ्रेनिक नाम देने के पीछे कारण था कि हेव एक ऐसे ग्रीक देवता हैं, उनके नाम पर आधारित इस नाम को हेविफ्रेनिक कहा गया। मनोविकलता के रोगी न तो अपनी देखरेख ठीक ढंग से कर सकते हैं और ना ही इनका सामाजिक संबंध ही उत्तम होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, वे काफ़ी बड़ी दिखाई देती हैं एक तरह से। दूसरा है कैटेटोनिक मनोविकलता। कैटेटोनिक मनोविकलता का वर्णन सबसे पहले 1868 में कार्ल काहोवाम, जो एक जर्मन चिकित्सक थे, उनके द्वारा किया गया। इन्होंने इस रोग को तनाव पागलपन कहा था। तनाव पागलपन से मतलब है तनाव से उत्पन्न पागलपन, और इसे एक आंगिक विकृति भी उन्होंने कहा। आंगिक विकृति से तात्पर्य है यहाँ पर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, जिसमें उन्होंने यह बतलाया था कि इस विकृति का कारण मस्तिष्क में सूजन का होना है। जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वेलिंग हो जाती है, उनमें इस तरह के लक्षणों के डेवलप होने की उन्होंने बात कही थी। उस समय इस रोग का प्रमुख लक्षण पेशीय क्रियाओं का सामान्य अवरोध का होना बतलाया गया। पेशीय क्रियाओं में सामान्य रूप से पेशीय क्रियाओं का न होना या उनमें अवरोध होना। हालांकि कुछ केसेस ऐसे भी होते थे जिनमें मनोपेशीय क्रियाओं की बाहुल्यता देखी जाती थी। कैटेटोनिक मनोविकलता में पेशीय लक्षण बौद्धिक तथा सांवेगिक लक्षणों से अधिक स्पष्ट होते हैं। पेशीय लक्षण मीन्स शरीर में जैसे अकड़न होना या
ऐसा महसूस होना कि शरीर का कोई अंग अकड़ गया है और अब उसमें गति संभव नहीं है। तो इस तरह के लक्षण जो दिखाई देते हैं वो लक्षण बौद्धिक तथा संवेगात्मक लक्षणों से अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। किसमें? कैटाटोनिक मनोविदिलता में। सामान्यतः इस प्रकार के मनोविदिलता में 3 तरह की लाक्षणिक अवस्थाएं होती हैं। लाक्षणिक अवस्था मतलब लक्षणों से संबंधित अवस्थाएं। तो इस प्रकार के मनोविदिलता में 3 प्रकार के लक्षण विशेष रूप से दिखाई देते हैं। पहली वो अवस्था है जिसे कैटाटोनिक स्टूपर कहा जा सकता है। इसमें रोगी गतिहीन तथा अनुक्रियाहीन होने का लक्षण दिखलाता है। गतिहीन मीन्स मोशनलेस, उसमें किसी प्रकार की गति नहीं है। और दूसरी अनुक्रियाहीन, अनरिस्पॉन्सिव, किसी बात का प्रत्युत्तर न देना। तो गतिहीनता और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त न करने जैसे लक्षण उसमें विशेष रूप से दिखाई देते हैं। इनमें दृढ़ तथा मनोवृत्ति भी से संबंधित लक्षण भी देखने में आते हैं। रिजिडिटी इनमें देखने में आती है। कैटाटोनिक मनोविदिलता की एक दूसरी अवस्था उत्तेजन अवस्था कही जा सकती है। इस अवस्था में रोगी काफ़ी उत्तेजित दिखता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है, आक्रामकता दिखलाता है, अकारण ही आवेगशील हो उठता है। इसमें रोगी बेचैन रहता है तथा उसे नींद नहीं आती। उसके हाथ में जो कुछ भी पड़ता है उसे वह बर्बाद कर देता है। बिना कोई पूर्व चेतावनी के ही ऐसे रोगी दूसरों पर आक्रमण कर बैठते हैं। आजकल कैटाटोनिक की यह अवस्था शायद ही कभी देखने को मिलती है। कारण क्या है? कारण ये है कि आजकल औषधीय चिकित्सा से उन्हें आसानी से नियंत्रित कर लिया जाता है। उन्हें इस प्रकार की ड्रग्स दी जाती हैं जिससे कि उनमें इस तरह की जो अशांतता की स्थिति है उसे कम किया जा सके या उसे समाप्त किया जा सके। तीसरा प्रकार है कैटाटोनिक मनोविदिलता का तीसरा प्रारूप वह होता है जिसमें स्टूपर तथा उत्तेजन के चरम लक्षण फेरबदल कर होते रहते हैं। कभी तो व्यक्ति कैटाटोनिक स्टूपर के लक्षण प्रदर्शित करता है और कभी दूसरी अवस्था जो है इसकी उत्तेजन अवस्था उसके लक्षण प्रकट करता है। तो कैटाटोनिक मनोविदिलता का जो तीसरा प्रारूप है वो क्या है? स्टूपर और उत्तेजना से संबंधित लक्षण एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद में पहले जब उसमें दिखाई देते हैं तो ये तीसरी अवस्था कही जा सकती है। इसका तीसरा है व्यामोही मनोविदिलता। व्यामोही मनोविदिलता से तात्पर्य है कि इसका जो प्रमुख लक्षण हैं जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें व्यामोह तथा श्रव्य विभ्रम से तात्पर्य है सुनने संबंधी हेलुसिनेशंस का एक क्रमबद्ध एवं संगठित तंत्र दिखाई देता है। मीन्स व्यामोह दिखाई देते हैं और विभ्रम दिखाई देते हैं। विभ्रम किससे संबंधित होते हैं? सुनने से संबंधित। वो कुछ आवाज़ें सुनने की बात कर सकता है, किसी प्रकार की चेतावनी से संबंधित बातें कर सकता है, भगवान के किसी संदेश की बात कर सकता है जिनके विषय में मैंने पिछली बार चर्चा की है आपसे। तो इस तरह के कोई भी लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। ये लक्षण उसमें क्रमबद्ध रूप से संगठित रूप से दिखाई देते हैं। व्यामोह में दंडात्मक व्यामोह की प्रबलता देखने में आती है। उसे ऐसा लगता है कि लोग उसे दंड देना चाहते हैं और इस तरह के उसे व्यामोह अधिक दिखाई देते हैं। डिल्यूजन्स इस प्रकार के दिखाई देते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त बड़प्पन का व्यामोह, ईर्ष्या का व्यामोह तथा संदर्भ का व्यामोह भी इनमें पाया जाता है। मुख्य रूप से इनमें जो व्यामोह पाया जाता है वो दंडात्मक व्यामोह है, लेकिन ईर्ष्या का व्यामोह, संदर्भ का व्यामोह तथा बड़प्पन का व्यामोह, ये इस तरह के व्यामोह भी इनमें देखने में आते हैं। अगला इसका प्रकार है मिश्रित
मनोविदलता या अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया। इस श्रेणी में उन मानसिक रोगियों को रखा जाता है जिन्हें मनोविदलता के रोगी के रूप में पहचान तो जिनकी की गई है, परंतु उसे मनोविदलता के कोई स्पष्ट प्रारूप में रखना संभव नहीं है, जिनमें मिश्रित प्रकार के लक्षण हैं। कभी वो एक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, कभी दूसरे प्रकार के शिजोफ्रेनिया से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जब मिश्रित लक्षण उनमें दिखाई देते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से किसी कैटेगरी विशेष में रखा जाना संभव नहीं होता, तो उस प्रकार के रोगियों को मिश्रित मनोविदलता या अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के रोगियों में मनोविदलता के लक्षण अचानक उत्पन्न होते हैं और थोड़ी सी अवधि के बाद ही वे दूर हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि अचानक होते हैं और कुछ समय बाद स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं, तो उसे प्रखर मिश्रित मनोविदलता कहा जाता है। परंतु जब मनोविदलता के रोग की शुरुआत क्रमिक होती है और उसके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इसे चिरकालिक मिश्रित मनोविदलता या क्रोनिक अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया कहा जाता है। पांचवा प्रकार है इसका विशिष्ट मनोविदलता। विशिष्ट मनोविदलता से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि रोगी में मनोविदलता के उन रोगियों को रखा जाता है इस श्रेणी में जो मनोविदलता के संपूर्ण कसौटी पर तो खरे नहीं उतरते, परंतु फिर भी उनमें मनोविदलता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार में मनोविदलता के भड़कीले लक्षण की संख्या तथा तीव्रता में तो कमी हो जाती है, परंतु फिर भी वे अवशिष्ट प्रारूप में बने रहते हैं। कुछ कुछ लक्षण उसमें व्यक्ति में दिखाई देते हैं। इसमें रोगी में अनुपयुक्त सांवेगिक प्रतिक्रिया, सामाजिक विड्रॉल, सोशल विड्रॉल जैसे लक्षण तथा अनोखे व्यवहार से संबंधित अतार्किक चिंतन के लक्षण दिखाई देते हैं। इन सब के आधार पर अगर देखा जाए तो मनोविदलता के जो मुख्य लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं: स्पष्ट सामाजिक अलगाव, सामाजिक भूमिकाओं को करने में स्पष्ट दोष, बहुत ही विचित्र व्यवहार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं देखभाल में गंभीर दोष, कुंठित या अनुपयुक्त सांवेगिक अभिव्यक्ति, विचित्र, जादुई या अनोखे चिंतन, असाधारण या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभूतियाँ, भावशून्यता या पहल की कमी। तो ये लक्षण मुख्य रूप से इसमें देखने में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मनोविदलता के आयाम या जिसे हम कह सकते हैं नैदानिक विमा, डायमेंशंस ऑफ शिजोफ्रेनिया। डायमेंशंस में यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं 3 प्रकार के डायमेंशंस की बात की है: तीक्ष्ण चिरकालिक विमा, दूसरी है धनात्मक ऋणात्मक लक्षण विमा और तीसरी है व्यामोही अव्यामोही विमा। एक एक करके इनका वर्णन करते हैं। DSM-4 TR में मनोविदलता के रोगियों को उनके लक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है, परंतु नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इन रोगियों को मनोविदलता के आरंभ होने, किस तरह से उनके लक्षण विकसित हुए तथा उपचार के प्रति ऐसे रोगियों द्वारा किस तरह की अनुक्रिया होती है, किस प्रकार से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके आधार पर भी उन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। किसके आधार पर? कि उनके में मनोविदलता के लक्षण किस प्रकार से प्रारंभ हुए हैं, किस तरह से उनके लक्षण विकसित हुए हैं तथा मनोविदलता के रोगियों का किस प्रकार का रिस्पॉन्स है उपचार के प्रति। इन 3 आधारों पर भी इन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इस आधार पर जो श्रेणीबद्ध किया गया है उसको उन्होंने नाम दिया है नैदानिक विमा या क्लिनिकल डायमेंशंस। इनमें एक एक करके हम इन्हें विस्तार से इनका वर्णन करते हैं। पहले नंबर पर तीक्ष्ण चिरकालिक विमा। ये क्या है? तीक्ष्ण विमा
या डायमेंशन, एक्यूट क्रोनिक डायमेंशन, वो डायमेंशन है जिसमें मनोविकलता के भयावह लक्षणों की शुरुआत अचानक परंतु तेज़ी से होती है। क्यों होती है? इसका कारण ये माना जाता है कि किसी भयंकर घटना के घटित होने के कारण रोगी के जीवन में किसी तीव्र घटना के, घातक घटना के घटित होने के कारण ऐसा होता है। इस तीक्ष्ण बीमा को प्रतिक्रियात्मक या रिएक्टिव डायमेंशन भी कहा जा सकता है और इस तरह के मनोविकलता को प्रतिक्रियात्मक मनोविकलता या रिएक्टिव शिजोफ्रेनिया भी कहा जा सकता है। इसी में अगर हम आगे देखें तो ये देखने में आता है कि इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि लंबे समय तक मनोविकलता के लक्षण व्यक्ति में नहीं दिखाई देते हैं। तो चिरकालिक मनोविकलता वैसी मनोविकलता है जिसमें कि रोगी क्रमिक एवं लंबे अवधि से रोग के लक्षणों को दिखाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। चिरकालिक मीन्स लंबे समय तक चलने वाली मनोविकलता। तो लंबे समय तक मनोविकलता के लक्षण जब व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो उसे हम चिरकालिक मनोविकलता कह सकते हैं। इस बीमा को प्रक्रिया बीमा या प्रोसेस डायमेंशन भी कहा जाता है और इसे प्रक्रिया मनोविकलता या प्रोसेस शिजोफ्रेनिया भी कहा जाता है। नामों को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा, लेकिन अगर आप एक बार इनको समझ लेंगे तो समझने के बाद में आपको आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपको इन्हें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। दूसरा है इसमें धनात्मक ऋणात्मक लक्षण विमा। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स। मनोविकलता की इस बीमा को सिर्फ उन कारकों के ख्याल से ही नहीं समझा जा सकता जो पहले हो चुके हैं, बल्कि इस तथ्य के आधार पर जाना जाता है कि कौन कौन से अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक लक्षण रोगी दिखा रहा है। धनात्मक और ऋणात्मक लक्षणों के संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। विशेष तरह के उपचार के प्रति उसकी क्या अनुक्रिया होती है तथा दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म आउटकम क्या हुआ है। इन धनात्मक तथा ऋणात्मक लक्षणों के डायग्नोस्टिक डायमेंशंस के आधार पर मनोविकलता को टाइप 1 तथा टाइप 2 दो भागों में बांटा गया है। टाइप 1 में मनोविकलता वैसे मनोविकलता को कहा जाता है जिनमें मनोविकलता के लक्षणों का आरंभ अचानक होता है। जिनमें लक्षणों का आरंभ अचानक होता है उसे टाइप 1 शिजोफ्रेनिया कहा गया है। टाइप 2 शिजोफ्रेनिया उसे कहा गया है जिसमें नकारात्मक लक्षण अर्थात कुंठित प्रभाव, इच्छा शक्ति की कमी तथा संभाषण की कमी आदि मुख्य रूप से देखने में आते हैं। तो जहाँ अचानक लक्षण देखने में आते हैं उसे टाइप 1, और जहाँ नकारात्मक लक्षण देखने में आते हैं जैसे फ्लैट अफेक्ट, इच्छा शक्ति की कमी तथा संभाषण की कमी, इस तरह के लक्षण जब देखने में आते हैं तो उसे टाइप 2 शिजोफ्रेनिया कहा जा सकता है। तीसरा इसका प्रकार है व्यामोही अव्यामोही बीमा या डायमेंशन। ये एक ऐसी बीमा है जिसके आधार पर मनोविकलता के वर्गीकरण का कसौटी दंडात्मक व्यामोह तथा बड़प्पन व्यामोह की उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है। ये कौन सा डायमेंशन है? ये वो डायमेंशन है जैसा कि लिखा हुआ है प्रारंभ में ही, इसका नाम ही है व्यामोही अव्यामोही डायमेंशन, पैरानॉइड नॉन पैरानॉइड डायमेंशन। इसको अगर हम और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो इसमें ये वैसा डायमेंशन है जिसके आधार पर मनोविकलता के वर्गीकरण
की कसौटी जो है वो दंडात्मक व्यामोह तथा बड़प्पन व्यामोह, दंडात्मक व्यामोह तथा बड़प्पन व्यामोह, इसको मैं फिर से अंडरलाइन कर रही हूँ कि उपस्थिति या अनुपस्थिति होता है। उपस्थिति अवस्था को व्यामोही अवस्था कहते हैं तथा अनुपस्थिति की अवस्था को अव्यामोही अवस्था कहा जाता है। स्पष्ट हुआ कि मनोविदिलता के कई आयाम हैं। इनमें से टाइप 1 तथा टाइप 2 मनोविदिलता नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के बीच तुलनात्मक रूप से अधिक लोकप्रिय कही जा सकती है। लोकप्रियता का आधार इसलिए है कि ये इस तरह के लक्षण अधिक व्यक्तियों में देखने में आते हैं। अब इसके कारण क्या हैं? कारणों की चर्चा हम अभी संक्षेप में ही करेंगे, विस्तार से इसके कारणों की चर्चा हम बाद में करेंगे। मनोविदिलता के अगर हेतु की या कारणों की बात करें, हम एटियोलॉजी की बात करें, तो इसमें 3 प्रकार की विचारधाराएं मुख्य रूप से देखने में आती हैं। पहली वो है जो जैविक विचारधारा है, और जैविक विचारधारा में जेनेटिक फैक्टर्स तथा बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर बल दिया गया है। दूसरी विचारधारा मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, और तीसरी विचारधारा सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा है। तो विचारधाराएं 3 प्रकार की हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा। जैविक विचारधारा, जैसा कि मैंने अभी बताया, जेनेटिक फैक्टर्स के संदर्भ में बात करता है और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के विषय में बात करता है। जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के चर्चा करने पर यह देखने में आता है कि बहुत सारे रोगियों में मनोविदिलता का कारण या शिजोफ्रेनिया का कारण जेनेटिक देखने में आता है, कि यदि उनके परिवार के सदस्यों में है तो परिवार के आने वाली पीढ़ी में भी ये चीज़ देखने में आ सकती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये देखने में आता है कि मस्तिष्क से संबंधित जो अध्ययन हुए हैं उनमें मस्तिष्क से संबंधित इसके कारण देखने में आते हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधारा में भी इसे हम कई भागों में बांट करके देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधारा में पहला है आपका साइको डायनेमिक व्यू, दूसरा बिहेवियरल व्यू, फैमिली व्यू, एग्जिस्टेंशियल व्यू और कॉग्निटिव व्यू। इन सभी विचारों के आधार पर हम मनोवैज्ञानिक विचारधारा को समझ सकते हैं। और अगला है सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा, जिसमें विशेष रूप से 2 भागों पर बल दिया गया है, सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स। इन 2 विषयों पर मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा में बल दिया गया है। इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।